हेलो दोस्तों। हम आप अपने यूट्यूब क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। सीटेट जो 20 अगस्त को हम लोगों का एडमिट कार्ड आने वाली है। मतलब एक साथ हम लोगों का परीक्षा होगा, ठीक है ना, 20 अगस्त को। तो हम लोग सीटेट का गणित, ठीक है ना, 2011 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं पूरे पेपर को सॉल्व कराने के लिए पूरे पेपर को सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला सवाल है मेरा कि एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योग 7 है। क्या है? 7 है। विपरीत करने का मतलब होता है कि उसमें एक सामने का, अभी हम सवाल को समझा रहे हैं, ठीक है। इसमें कौन सा पासा सही है? पहला क्वेश्चन यही है। तो देखिए, पासा करने का मतलब, देखिए, इसको और इसको ऐड करने के बाद मतलब इक्वल होना चाहिए, और इसमें इसका ऐड करने के बाद होना चाहिए, और इसका इसमें ऐड होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, जो इसमें इसका ऐड होता है और इसका इसके होता है, और ये आपस में होता है, ठीक है ना। ये होता है विपरीत। क्या होता है? विपरीत। इसमें 3 का इसमें ऐड होगा, और 1 का इसमें होगा, और 5 और 4 में 1 ये होगा। इसी को हम विपरीत करते हैं, ठीक है। इसका होगा 2 के साथ, और 3 को होगा 6 के साथ, और 4 होगा 5 के साथ। इसको विपरीत करते हैं, ठीक है। तो विपरीत में देखते हैं क्या मेरा सवाल कौन सा जोड़ने के बाद 7 आ रहा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, पूरा का पूरा 7 आना चाहिए। देखिए 2 और 1 3 हो रहा है, देखिए 3 हो रहा है, 2 1 3, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं 3 वाला है, 3 को किसके साथ जोड़े हैं? 4 के साथ। देखिए ऐसे एरो बना है, 3 और 4, 3 + 4 = 7 होता है, ठीक है। ये वाला हमारा सही लग रहा है। 1 और 6, 6 1 और 7 होता है, 6 1 7 होता है, ये भी सही है। 5 और 2 ऐसे एरो बनाए हैं तो 7 होता है। 5 + 2 = 7, ये हमारा क्या है? विपरीत, यानी ये हमारा ऑप्शन क्या है? सही है। इसको भी चेक कर देते हैं। 3 और 4 कितना होता है? 3 + 4 = 7 होता है, ठीक है। फिर इसको देखेंगे, 6 और 5 मिलाएंगे तो 11 हो जा रहा है, ठीक है। यहीं से ऑप्शन क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। फिर इसको देखेंगे, 2 1 3 हो जा रहा है, 3, तो ये वाला ऑप्शन कट जा रहा है। हमसे पूछा क्या? एक पासे के विपरीत फलकों की संख्या क्या हो? योगफल 7 हो जानी चाहिए। देखिए इसी को विपरीत करते हैं। पासा मतलब पासा बहुत इजी है। ऐसे देखते हैं, मतलब 4 खंड बना रहता है, ठीक है। 5 4 3 2 रहता है। तो ये एक खंड छोड़ के एक दूसरे से मिला रहता है। एक यहाँ पर बना रहता है, यहाँ पर मान लीजिए 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 होता है। पासे में 6 लोग होते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला इससे मिलेगा, और ये वाला जो बाहरी कान रहता है तो बाहरी से मिलता है, और ये वाला छोड़ के एक दूसरे से पासा से मिलता है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन से आते हैं। अगला सवाल है हमारा, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना, ठीक है। ये सवाल है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है में शामिल है, मतलब कह रहा है आप 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे? ये हमारा सी स्टेट करता है, ठीक है ना। सी स्टेट करता है कि आप अपने दिमाग से ना सॉल्व करिए, आप बच्चों, उस छोटे से बच्चे को सॉल्व सोच के उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसके अनुसार आप इसको टिक करना है, ठीक है ना। कह रहा है गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है, ठीक है ना। कौन सा अनुमान लगाना? छोटे से बच्चे को कह दिया जाए अनुमान लगाने के लिए, नहीं लगा पाए, सटीक अनुमान नहीं लगा पाएगा। व्यापक बहुत चीज दिखाएंगे तो भी नहीं समझ पाएगा। हल पर पहुंचने के लिए एक संकेत, मतलब कह दिया जाए कि 4 + 5 = 9 होता है, तो उसको कह दिया जाए 10 बोल रहा है तो उसको कह नियर अबाउट, तो वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन क्रियाकलाप के द्वारा, अगर मान लीजिए 4 कंचे दे दीजिए और प्लस 5 कंचे दे दीजिए, वो उपागम वो देख देख के, कंचे को देख देख कर वो क्या करेगा? सीख जाएगा। यानी क्रियाकलाप के द्वारा वो क्या कर जाएगा? सीख जाएगा। ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। गणित करने की युक्ति के लिए क्रियाकलाप आधारित होती है, क्रियाकलाप के द्वारा ही बच्चा सीखता है, ठीक है ना। 1 से 5 तक का, ठीक है। अगला सवाल है, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाना है, ठीक है ना। क्रम में लगाना है। 2D मतलब होता है, 2D मतलब थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 2D आकृति उसे कहते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई दिखाई, जैसे इसमें लंबाई दिख रही है, इसकी चौड़ाई दिख रही है, और बाकी इसका कुछ नहीं फिगर दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं 2D, ठीक है ना। ये देखने में तो 3D दिख रही है, जैसे एक फेस दिख रही है, दिख रही है, लेकिन 2D मतलब होता है ये, जैसे खेत है, इसका 2D दिख रहा है ना, इसको 2D कहते हैं। यानी जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिखे उसी को 2D कहते हैं, ठीक है ना। 2D मीन्स आप आकृति समझ चुके होंगे, ठीक है, मेरे ख्याल से। तो 2D मतलब कह रहा है कि इसको क्या करिए? क्रम में लगाइए। कह रहा है 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना चाहिए। चलिए ठीक है, मतलब इस चारों ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। इसको क्रम में लगाना है। कैसे क्रम में लगाएंगे उसी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना।
फिर कह रहा है 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना चाहिए। चलिए ठीक है, 2D आकारों को छांटना चाहिए। चलिए ठीक है, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो हम इसको पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग छांटेंगे। 2D आकार को क्या करते हैं, छांटते हैं। तो देखिए पहले हम लोग छांटेंगे, पहले यानी सी वाला ऑप्शन पहला मेरा दिख रहा है। देखिए इसमें कौन सा सबसे पहले सी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, ये दोनों ऑप्शन हमारा कट जाएगा। ठीक है, यानी सी वाला हमारा ऑप्शन दिख रहा है ना, सी वाला। और उसके बाद कह रहा है बी, पहले देख लेते हैं। सी के बाद आप आकार छांटेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद आप करेंगे 2D आकारों को भुजा और शीर्षों को उसके बारे में वर्णन करेंगे। क्या करेंगे, उसकी विशेषताओं को वर्णन करेंगे। ठीक है ना कि 2D आकार को विशेषताओं को बुद्धि वर्णन करेंगे। पहले वर्णन नहीं करेंगे, उसकी अवलोकन करेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसको वर्णन करने के बाद यानी बी वाला ऑप्शन, क्या वाला, ए वाला, सॉरी ए वाला ऑप्शन हमारा पहले दूसरे नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे आएगा। ठीक है ना, और तीसरे नंबर पर हमारा आएगा बी नंबर 2D आकारों की विशेष। अब उसको हम लगा दिए क्रम में, उसके बाद उसकी सहजबुद्धता से वर्णन करेंगे, यानी थर्ड नंबर पे आएगा। और फोर्थ नंबर पे ये आएगा, यानी विभिन्न 2D आकारों की भुजा, शीर्षों और विकर्णों की गणना। अब विकर्ण, उसके बारे में विकर्ण यानी ऐसे आकृति बना देंगे। इसमें ई वाला जो होता है, इसको एक भुजा से एक दूसरी भुजा को कोना को मिलाएगा, उसी को विकर्ण कहते हैं। इसके बारे में क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। यानी हमारा ऑप्शन आ जाएगा ये वाला, यानी CABD, यानी पहला नंबर पर सी आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर ई आएगा, तीसरे नंबर पे बी आएगा, चौथे नंबर पे डी आएगा। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चौथे सवाल से मिलते हैं। अगला सवाल है, कर है गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य बताइए। मतलब क्या उद्देश्य होगा, यानी छोटे से आप बच्चों को 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसका मतलब वो उसको कैसे उपचार करना है, उसके कैसे कठिनाई को पता करना है, उसके बारे में वो पूछ रहा है। ठीक है ना, संतात्र परीक्षा के लिए प्रश्न, ऐसी कोई बात नहीं, उसकी मतलब निदान पता करने के लिए बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना है। ये ऑप्शन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, देखते हैं। अभिभावकों से फीडबैक तो लेंगे नहीं, छोटे से बच्चे को पढ़ा रहे हैं। प्रगति पत्र यानी जो आप अंक पत्र दे रहे हैं, उसका रिजल्ट दे रहे हैं, पत्रों को भरना, इसमें से कोई बात ही नहीं है। आप उसमें भी कोई बात नहीं, यानी बच्चों को निहित को पता करेंगे ना, उसमें क्या गलती है, क्या है, कैसे उसको उपचार करेंगे, इसके बारे में उसको पता करके ही जानना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी क्या है, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों का क्या करेंगे, जानेंगे, तब उस बच्चे को हम क्या करेंगे, निदान करेंगे। ठीक है ना, उपचार करेंगे। ठीक है ना, उपचार और निदानात्मक परीक्षण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्राय पूछता है कि मैं जमा करूं कि घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि वह क्या नहीं कर पा रहा है, बेचारा क्या नहीं समझ पा रहा है। उसको समझाने के लिए आप क्या करेंगे, मतलब उसको क्या नहीं समझ में आ रहा है। राजन को जोड़ घटाना नहीं आता, इससे तो कोई बात नहीं है, गुणा भाग भी दिया है। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर ढूंढता है, ये तो कोई बात ही नहीं है। वैसा और रहता तो वो पूछता नहीं है, इधर से उधर 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 करता हूँ। राजन को भाषा समझने में, मान लीजिए कोई टीचर है, उसको भाषा नहीं समझ तो वो दूसरी उसको लैंग्वेज में ही समझाएगा। चलिए थोड़ा सा ऑप्शन देखते हैं, इसको अच्छा लग रहा है कि नहीं। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ पाता, ये सबसे वेस्ट है। क्यों, क्योंकि संख्या नहीं समझ पा रहा है, यानी सिंबल नहीं समझ पा रहा है। सिंबल यानी सिंबल ये नहीं समझ पा रहा है, यानी ये सिंबल समझ जाता तो पूछता ही नहीं कि मैं गुणा करूं कि भाग। अगर सिंबल समझ जाता तो उसको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही कह रहा है, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ पा रहा है, इसी को आप समझाने की कोशिश करेंगे, यानी हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाण बताइए। यानी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उसकी चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर। इसकी विकर्ण, यानी ये विकर्ण है और ये विकर्ण है। ठीक है ना, कह रहा है उसकी 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर। इसका फार्मूला होता है समचतुर्भुज का, यानी समचतुर्भुज चतुर्भुज का विकर्ण, विकर्ण का फार्मूला होता है 1/2 अंडर रूट। ठीक है, D1, इसको डायगोनल कहते हैं इंग्लिश में, तो डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर, यानी ये डायगोनल 1 है, ये डायगोनल 2 है। ठीक है ना, इसका स्क्वायर निकालेंगे, हाफ अंडर रूट 8 का स्क्वायर है, 8 वाला है, प्लस 6 का स्क्वायर है, रख देंगे, लिखेंगे 1/2 अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 1/2 या अंडर रूट 100 आएगा। ठीक है, 100। अब 100 का अंडर रूट हटाएंगे तो 10 आता है, 1/2 गुणे 10, यानी 2 × 5 = 10,
ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन कह रहा है परिमाप बताइए, इसका परिमाप होता है यानी ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब जब दोनों 5-5 सेंटीमीटर होंगे तो यानी 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जब परिमाप पूछेगा तो इसके चारों ओर का, लेकिन फार्मूला क्या होता है? परिमाप का फार्मूला होता है परिमाप किसका? समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज इसका परिमाप होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, और 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे सवाल लगेगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं उससे। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। मतलब शिक्षक और टीचर हैं, आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं? विभिन्न आकृतियों और आकारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को वापस पे, सूत्र तो पहले नहीं बताएंगे, छोटा सा बच्चा तो उसको सूत्र तो पहले नहीं बताएंगे। पहले कहेंगे हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि वस्तुओं की सहायता से उसकी आकृति का क्षेत्रफल है। ये थोड़ा मान लीजिए हथेली तुरंत प्रेजेंट हो जाएगी, किसी चीज़ की पत्ती हो जाएगी उसको, पेंसिल होगा उसको, नोटबुक का उसकी कॉपी होगी उससे, मतलब उसको दिखा कर उसका क्षेत्रफल अवधारणा अब दिखा सकते हैं। आयत की लंबाई चौड़ाई पता लगाने के लिए क्षेत्रफल, मान लीजिए कुछ फिगर देखा गया ही नहीं तो कैसे आयत की लंबाई और चौड़ाई पता कर देगा? उसको आयत और वर्ग पता ही नहीं चले, पता ही नहीं रहेगा। तो इकाई की गणना करके, इकाई की गणना करेगा की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात है। मान लीजिए इकाई सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, उसकी इकाई का वर्ग का वर्णन करके, मान लीजिए उसको मल्टीप्लाई करना ही नहीं है तो उसको कैसे करें? सबसे पहले अच्छा ऑप्शन ये वाला हमारा मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा पूछता है, हर एक मतलब शिफ्ट में ये पूछा है कि हथेली, पत्ते, पेंसिल और नोटबुक की सहायता से वो क्या करेगा? इसको आसानी से वो सीख जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। मतलब एनसीएफ कहता है कि एनसीएफ कोई 2005-2019 वो कहता है कि मतलब छोटे से बच्चों को आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उसके बारे में पता कर रहा है कि उस कथन को चयन कीजिए जो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से कथन का पालन नहीं करता है। यहाँ जहाँ नहीं दिखा गया, नहीं जहाँ दिख जाए, ठीक है ना, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, और मोटे पेन से या पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वो देखने में कह रहा है कि उसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि यह नहीं मानता है। ठीक है, अगर सब मानता है मतलब एनसीएफ कहता है कि छोटे से बच्चों को आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो वही कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि बच्चों को ट्रीट नहीं कर सकता है। चलिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। आंशिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। एक छोटे से 1 से 5 तक के बच्चे को आप सूत्र नहीं बता सकते हैं, आप उसको समझा के ही सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा ऑप्शन मतलब नहीं है। 2000 एनसीएफ के साथ अनुसार ये नहीं है। फिर कह रहा है पाठ्य पुस्तक में पुस्तक प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका। ये थोड़ा सा एनसीएफ कहता है कि जो जैसे जैसे लिखा है उसको आप वैसे वैसे लिखवा सकते हैं। जैसे मान लो फिगर दिखा के बना रहा है तो इसे करा सकते हैं। ठीक है, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप, कक्षा में क्रियाकलाप कराना ही बहुत अच्छा है, क्योंकि एनसीएफ यही कहता है। उसे पढ़ने का विधि बताना, मतलब जो विधि बताई गई है 11 होते हैं, उसी को बारे में पढ़ने की विधि बताई गई है। लेकिन ये आंशिक प्रश्नों को हल, छोटी सी एक क्वेश्चन को हल जोड़ या घटाना करना है तो उसको या सूत्र के माध्यम से नहीं बताना है। यही हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है ना, यही हमारा ऑप्शन होगा। एनसीएफ 2005 एनसीएफ नहीं मानता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक कक्षा से इतना निरूपित 1/8 भाग निरूपित करना है। मतलब ये वो कोई पार्ट है, जैसे हो चाहे कोई भी हो, उसमें से 8 पार्ट निकालने के लिए बोला। मान लीजिए चॉकलेट है, ठीक है, उसको 8 पार्ट निकालने के लिए बोला। मान लीजिए आधा हो गया, फिर ये 4 पार्ट हो गया। ठीक है ना, इसी का 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट है, ये 6, 7, 8 मतलब बराबर। इसमें से एक पार्ट ऐसे कौन सा निरूपित नहीं करता है, वही करने के लिए कौन सा निरूपण गलत है। देखिए ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जितना ऊपर पार्ट है उतना ही नीचे है। मतलब फिगर बनाने में हमसे गलत हो सकता है, लेकिन ये फिगर मेरा सही है। ठीक है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। ये भी देखिए, ये भी 4 खंड में बचा हुआ है, 1, 2, 3, 4, एक खंड ले लिया। ये भी क्या है, चारों पार्ट इक्वल है। ठीक है, इसमें देखिए ये वाला और ये वाला इक्वल नहीं है,
इक्वल है, ठीक है। ये वाला और ये वाला पार्ट नहीं इक्वल है, ठीक है ना, ये इसीलिए ये गलत है निरूपण, ठीक है। ये देखिए जितना ये बना है उतना ही पार्ट है, जितना ये है उतना ये पार्ट है, इतना है इतना 8 पार्ट है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, यानी ये 4 4 8, एक साइड 4 है एक साइड 8। तो ये मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। जो ये पूछ रहा था कि कौन सा गलत है उसी को दिखा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 40 69 28 को पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए उसको क्या पढ़ा जा सकता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख लिखा है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख लिखा है। तो इसको पढ़ेंगे 4,07,928, यानी देखते हैं ऑप्शन में क्या, 4,07,928, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा वेरीफाई कर रहा है। फिर दूसरा करना है 4 लाख, 4 लाख तो है 29,000, 29,000 तो है ये नहीं, ये तो गलत है ऑप्शन, ठीक है, ये गलत हो गया। 47, 47 तो है ये नहीं है, ऑलरेडी 40 लिखा है। फिर यहाँ पर लिखा 40,000, तो 40,000 है ही नहीं, 40 नहीं 4 लाख है, तो ये वाला मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, पहला ये वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए, ठीक है, क्रम में लगाना है। तो आप छोटे से मतलब 1 से 5 तक के बच्चों को आप कैसे मतलब सिखाएंगे कि कौन सा लंबाई मापने के लिए अच्छा इकाई होगा, उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है। शिक्षार्थियों को लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। प्रयोग करेंगे तभी भी आगे बच्चा चल के सीखेगा। पहले तो पहला नंबर पे कौन आएगा, पहले उसको चेक करेंगे। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, ठीक है, मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है उसको अवलोकन करेंगे तो बता देंगे। शिक्षार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझाते हैं, चलिए ठीक है। तो कह रहा है सबसे पहले कौन, तो आप छोटे से बच्चों को पहले आप बताएंगे तो मतलब रोटी बताएंगे तो गोल मतलब अमानक है, क्या है, अमानक है। हथेली दिखाएंगे तो भी अमानक है, ठीक है ना। पत्ता दिखाएंगे तो अमानक है, मतलब सबसे पहले वो अमानक वस्तुओं को मतलब नाप नहीं पाएगा, आप उसको बताएंगे कि रेक्टेंगल कैसे होता है, ट्रायंगल कैसे होता है, सारी वस्तुओं को बताएंगे, मतलब चरखुंडा चौकोर गोल किसे कहेंगे, तो वो अमानक होगी, ठीक है ना, मानक नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, शिक्षार्थियों को अवलोकन करने के लिए वस्तुओं को सत्यापित करेंगे, गोल है कि क्या है उसको दिखाएंगे तो सत्यापित, पहले वस्तुओं को छटाएंगे कि गोल है चरखुंडा उसको अलग करिए, गोल को अलग करिए, ठीक है ना, उसको सत्यापित करेंगे। तो पहले नंबर पर हमारा सी वाला आएगा, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन में कौन है, पहला सी, ए वाला, बी डी वाला है, ये नहीं है, बी वाला ये भी नहीं है, बी वाला नहीं है, सॉरी ए है, सी यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद बी, उसके बाद अमानक बताएंगे कि कौन मतलब किससे नापेंगे उसको, यानी दूसरे नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे आ गया, और तीसरे नंबर पे ये वाला आएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसके माप प्रयोग बताएंगे, मैट्रिक का सेंटीमीटर मीटर में नापने के लिए उसके बारे में समझाएंगे, यानी ये वाला मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक ऑपरेटर सिंबल दिया है को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी A4 दिया है, ऑपरेटर का सिंबल दिया 3, यानी 4 है तो 3 बार लिखना है, मतलब एक एक जोड़ के लिखिए, 4 5 6, 5 है तो उसमें एक एक जोड़िए, 5 है तो 5, उसके बाद 4 बार लिखना है, तो 6 7 8, यानी 5 6 7 8, उसको 6 है तो 6 4 बार, मतलब 6 में 4 बार जोड़ते जाइए एक एक, तो 6 1 7 1 8 1 9। उसी तरह दिया है तो यन सिंबल ऑपरेटर का दिया है 8 का मान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। लिखा है यन ऑपरेटर का सिंबल 8, ठीक है। तो देखिए इसको यानी 8 बार लिखना पड़ेगा यन को, ठीक है ना। एक वो यन होगा प्लस यन प्लस 1, ठीक है ना, यानी एक प्लस इसमें दिया ना तो 5 प्लस 1 तब 6 हुआ है, पहले 5 लिखागा, ठीक है ना, 5 प्लस 1 फिर 5 प्लस 2 फिर 5 प्लस 3, ऐसे लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, 4 वो 1 2 3 4, उसी तरह इसको भी लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे तो एन प्लस 1, ठीक, फिर प्लस एन प्लस 2, ठीक है, 3 हुआ, एन प्लस सॉरी इसको नहीं देंगे, एन प्लस 3 4 हुआ, एन प्लस 4, एन प्लस 5 प्लस रहेगा, एन प्लस 5 प्लस एन प्लस 6, एन प्लस 7 प्लस एन प्लस 8, ठीक है ना, प्लस का सिंबल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें क्योंकि 8 बार लिखना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 8 बार हो गया, ठीक है ना। इसको 8 बार लिखना है, इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 8 बार है तो 8 बार लिखेंगे, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे एक वाला नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, यानी 8 बार आ गए तो 8। अब इसको जोड़ देंगे,
तो देखिए n कितनी बार है, 1 n 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 n होगा। क्या होगा, 8 n। प्लस का सिंबल देंगे, अब इसको जोड़ेंगे, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन आ जाएगा 8 n प्लस 28। 8 n प्लस 36 दिखा, 8 प्लस 28, ये वाला मेरा ऑप्शन आ गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है क्या, आप मतलब आप अच्छे टीचर होने के लिए, मतलब मैथ के टीचर होने के लिए क्या क्या आपके लिए ज़रूरी है। सवालों के लिए उत्तर देने के लिए तकनीक में निपुणता, चलिए अच्छी बात है, लेकिन 1 से 5 तक के बच्चों के सोच के ही आंसर दीजिएगा। अधिकतर सूत्रों को याद करने में छोटे से बच्चों को सूत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी में सवाल को हल करना है। छोटे से बच्चों में मान लीजिए जोड़ घटाना गुणा भाग ये दिया रहता तो आप सॉल्व कर दिए, तो ये महानता नहीं है आपकी। सभी अवधारणाओं को समझना, पहले समझ लीजिए, लागू करना और उनमें से संबंध बनाना, यानी 1 से 5 तक के बच्चों के लिए सबसे परफेक्ट विधि है। इसी को आप ठीक करके आगे बढ़िए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ आमों का भार इतना कीजिए तथा कुछ सेबों का भार इतना कीजिए। तो आमों की भार सेबों की भार से कितनी अधिक है, तो ये आम को ऊपर लिख के और सेब को नीचे रख के उसको घटा देंगे। ठीक है। केजी के नीचे केजी लिखिए और ग्राम के नीचे ग्राम लिखिए, यानी 2 kg यहाँ पे 600 ग्राम यहाँ पे। ठीक है ना। केजी के नीचे केजी 450 ग्राम। ठीक है ना। इसको अब घटा दीजिए। ठीक है। 0 में से 0 जाएगा तो 0, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है। यहाँ पर बचेगा 5, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। ठीक है ना। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 1 kg 150 ग्राम क्या होगा, वो उससे अधिक होगा। किसका, आम भार, आम का भार अधिक है। क्या है, अधिक है। ठीक है। ये मेरा ऑप्शन आएगा तो टिक कर देंगे। ठीक है। ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं। कौन सा ग्राफ इस स्थिति को मतलब बता रहा है कि कौन सा ग्राफ बता रहा है कि मतलब बढ़ोतरी हो रही है। ये देखिए पहले मतलब बढ़ा है, ठीक है, उसके बाद घटता हुआ चला जा रहा है। ये देखिए पहले बढ़ रहा है फिर घटते हुए चला आ रहा है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखिए पहले तो खूब बढ़ा है फिर उसके बाद एकदम घटता हुए चला आ रहा है। ठीक है ना। इसको देखिए पहले घट रहा है फिर बढ़ते 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 बढ़ रहा है, तो यही कह रहा है कि कौन सा दाम शुरू में बढ़ने के शुरू हो रहे हैं, तो बढ़ने के शुरू, ये वाला ऑप्शन हमारा डी होगा। ठीक है ना। इस तरह ग्राफ को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, और जैसे 3/5 और 3/7, रोहित की प्रक्रिया थी, चूंकि अंश समान है और हर जो हर है क्या है, हर 7 5 से बड़ा है, जो 7 है 5 से क्या है, बड़ा है, अतः 3 और 7 और 3 और 5 से बड़ा है, यानी ये वाला पोर्शन क्या है, बड़ा है। तो कह रहा है कि आप उसको कैसे बताएंगे कि मतलब ये ऑप्शन दे रहा है कि रोहित ने अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया, ये तो कोई बात ही नहीं उसको अभ्यास करने की। रोहित को भिन्नों की परिणाम समझ नहीं आ रहा है, हाँ ये भी हो सकता है उसको नहीं समझ में आ रहा है। रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता है, हाँ ये भी तो हो सकता है। नहीं जानता तो वो नहीं बता पाता, क्योंकि अंश और क्या हो रहा है, अंश जो है समान है, ये तो अभ्यास जानता है, ये तो जानता है, लेकिन ये कह रहा है नहीं जानता है, तो ये वाला ऑप्शन तो सीधी सीधी कट जाएगी। कह रहा है रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जान, हाँ और तुलना नहीं कर पा रहा है कि जिसके 3/5 है 3/7 है इसमें क्या तुलना करना है, ये नहीं जान रहा है, तो ये वाला मेरा ऑप्शन सही है। तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक से शुरुआत करना चाहिए, मतलब अब भिन्न पढ़ाना है। ठीक है ना। आपको कौन सी सबसे पहले वस्तु को लेना है कि बच्चा छोटा सा समझ जाए, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भिन्न भागों की पहचान करना है। ये तो अच्छा ऑप्शन है, इसको पहले फिर नीचे वाला पढ़ के देखते हैं क्या मेरा सही हो रहा है कि नहीं। विभिन्न भिन्नों में अंश हर की पहचान करना है, ये भी सही है। संख्या रेखा पर विभिन्न का पता लगाना, ये भी सही है। ये बी के रूप में भी, यानी ये हाई लेवल की है, ये भी थोड़ा हाई लेवल की है, ये भी है। लेकिन छोटे से बच्चों को पहचान कराने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि उसके आसपास की वस्तुओं को क्या करिए, पहचान कराइए, उसके बाद भिन्नों में तबादील करिए। ठीक है ना, तब सही रहेगा। कह रहा है माचिस की तिलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। चलिए ठीक है, जांच करते हैं। कितनी तिलियाँ, 1 2 3 4 5 6, 6 तिलियाँ। इसमें भी जाहिर सी बात होगी 6 तिली होगी, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ठीक है। इसमें देखिए 1 2, ठीक है, ये 3 ये 4, ठीक है। इसमें भी 6 है, ये मान लीजिए पूरा 6 हो जाएगा, ये बाजू वाले जो होगा 4 4 होगा, 4 4 होगा, ठीक है ना। यानी इसी तरह 15 बार कह रहा है, तो एक कम करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए 6 तो ऑलरेडी एक ले लिए हैं,
14 तिल्ली और 14 15वें चरण जानी है तो 15 चरण में जानी चाहिए, यानी ये हो गया ऑलरेडी, तो 14 चरण जानी है। और इसमें एक में कितनी तिल्ली लग रही है, 4 तिल्ली, ठीक है, 4 तिल्ली, इसके भी 4 है। एक तो ये पूरा हमारा बढ़ेगा, इसी तरह बनते बनते चला जाएगा, यानी 6 बार, एक में 6 तिल्ली ये हो जाएगा और 14 को बनेगा, ठीक है ना, और इसमें 4 से गुणा कर देंगे, 14 को 56 होता है, कितना होता है 56 और प्लस 6 62 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इसको आंसर ये सीटेट में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई l और उसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, लंबाई की क्या है, आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को कुछ न किया जाए, समान रखी जाए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है आयत की लंबाई, आयत की जो लंबाई दिया गया है, आयत की लंबाई कह रहा है कि यल है, क्या है, यल दिया है। फिर चौड़ाई इसका जब निकालेंगे, चौड़ाई जब निकालेंगे, चौड़ाई कर है उसकी आधी है, क्या है, उसकी आधी है, यानी l/2 है, क्या है, l/2 है। तो इस आयत का परिमाप क्या हो गया यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई उसी तरह रहे, यानी चौड़ाई को क्या कर, लंबाई को दोगुनी कर दिया जाए, पुनः लंबाई को क्या कर दी जाए, 2 गुना कर दी जाए, और चौड़ाई में क्या होगा, तो इसका परिमाप होता है कि इसका आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी, ठीक है ना, यानी 2 ऑलरेडी बाहर रहेगा, यल की जगह पर 2 यल और बी की जगह पे यल/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर इसका 2 ब्रैकेट में 2l प्लस l/2, इसको क्रॉस करेंगे तो 2 दूना 4 1 5, यानी 5l/2, एक गुणे का सिंबल है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 5l आ जाएगा, ठीक है ना, यानी इसका परिमाप आ जाएगा, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्या होंगी, तो 4 अंकों वाली संख्या ये 9000 होगी, ठीक है ना। ये नहीं पूछ रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या, ये 4 अंकों हिंदू अरबिक मतलब संख्या पूछ रहा है, 4 अंकों मतलब 9000 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये फिगर जो दिया है इकाई का 3/4 भाग, तो 1/1 से का क्या भाग होगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कह रहा है वहाँ पे लिखा है का मतलब होता है x का 3/4 भाग, कितने फिगर हैं, 2 फिगर हैं, यानी 2 क्षेत्र के बराबर हैं, ठीक है ना। तब इसको सॉल्व करेंगे तो x गुणे 3/4 बराबर 2 फिगर, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 3x हो जाएगा बट्टा 4 हो जाएगा बराबर 4 दून 2 हो जाएगा। तब इसको गुणा करेंगे तो 8 3x, x को जब फ्री करेंगे तो 8/3, यानी x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। तो फिर इसको करेंगे तो x का 1 सहित 1/2 भाग कितना होगा, यही हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो x की वैल्यू हमारी कितनी है 8/3, 2 1 2 1 3/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कितना हो रहा है इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 चौको 8, 3 1 3, यानी ऐसे हमारा 4 फिगर बनेगा, कैसे, ऐसे हमारा 4 फिगर बनेगा। तो 4 फिगर कैसे बनाएंगे देखिए, 1 फिगर, ठीक है, 2 फिगर, ये 3 फिगर, ये 4 फिगर हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है संख्या 49,532 को सन्निकट का हजारवां मान निकालिए। हजारवां मान निकालने के लिए एकदम आसान है, 4 9 5 3 2, यानी 1000 कहा है ना, तो 1000 वाले प्लेस को चेंज करेंगे और उसके एक पीछे वाले प्लेस को देखेंगे, यानी 1 से लेके 1 2 3 4 रहेगा तो 0 कर देंगे, 5 6 7 8 और 9 रहेगा तो +1 करके भी 0 करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं इसको, तो जैसे मान लीजिए हजारावां का था, 1000 पे टिक लगा लीजिए, उसके इकाई वाला मानी 1000 का है तो सैकड़े वाले प्लेस को देखेंगे और 1000 वाले को चेंज करेंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ पे, 1000 यहाँ पे, ठीक ना। तो 5 यानी इसमें आ रहा है तो प्लस, यानी 9 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये बाकी जो बचा है ये 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा ऑप्शन आ जाएगा, यानी जो ये ऑप्शन होगा ये वाला, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में सबसे महत्वपूर्ण, महत्तम मतलब होता है सबसे बड़ा कौन है, उसी को दिखाना है। यानी 2 धन 6 होगा, 2 4 6 पर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो 6 6 के 36 होगा, ठीक है ना। अब इसको चढ़ाएंगे 2 दूना 4 दूना 8, सॉरी 2 दूना 4 दूना 8, 8 में 2 का स्क्वायर चढ़ाएंगे तो 8 28 64 होता है, ठीक है। इसका करेंगे तो 4 पर 2 का मतलब होता है 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 बराबर 16 होता है, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 2 दूना 4, 4 पे
4 फिर इस पे 4 है, ठीक है ना, 2 है सॉरी। तो 2 पे 4 का मतलब ये क्या होगा, 4 चौका 16, ठीक है। इस पे स्क्वायर है तो 16 256 होता है, यानी ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सबसे महत्तम होगा, ठीक है ना। डी वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है तालिकाओं को ध्यान से देखिए। स्टेशन है, बस 1 है, बस 2 है, बस 3 है। नई दिल्ली से मतलब निगमन मतलब चलना होता है, मतलब स्थान छोड़ दिए 19:15 पे, और दूसरा बस 12:30 पे, तीसरा बस 16:45 पे, और आगमन मतलब पहुंची है 20:22 पे, ठीक है ना। इसमें बस 2 13:25 पे पहुंची है, ये 16:10 पे पहुंची है तीसरा बस। मतलब वहाँ से प्रस्थान की है 20:37 पे। तीसरा बस दूसरा बस 13:35 पे प्रस्थान किया, मतलब गया है 19:22 पे, और पहुंची कब, मथुरा। आगमन 22, यानी यहाँ पे 24 होता है, 24:00, ठीक है ना। ये थोड़ा सा समझने के लिए आप 18:10 पे दूसरी बस पहुंची इसमें। अगर ये सबसे कम समय कौन लेगा, तो सबसे कम समय कौन लेगा, तो जो नीचे वाला है उसको ऊपर रख के उसमें से घटा देंगे, अभी पता चल जाएगा। यानी ये वाला बस है, इसको कर देंगे 24:40 में से 19, ठीक है, 15 को घटा दीजिए, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, ठीक है। यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 में से 5 9 जाएगा तो 5, यहाँ कर दीजिए, यानी 5 घंटा 25 मिनट। पहला बस है, बस 1, बस दूसरा का निकालेंगे, तो इसको ऊपर कर दीजिए, 18:10 को ऊपर करिए और 12:30 को नीचे करिए, ठीक है। अब घटाइए, ये देखिए नीचे 30 है, ऊपर 10 है, नहीं घटेगा। मिनट में देंगे तो 1 मिनट देगा, तो यहाँ पे 1 घंटा देगा तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 मिनट, तो 70 हो जाएगा। 70 में से 30 जाएगा तो 40 होगा, ठीक है ना। ये बचा 7, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 5, ठीक है ना। यहाँ पर बचा 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5 का, ठीक है। अब इसके बाद कर रहे हैं कि इसको देखिए, ठीक है ना। तीसरी बस कितनी है, 21, ठीक है ना, 21:55 पे पहुंची है मथुरा, और कब बजे छुट्टी है, 16:45 पे। इसमें से आसानी से घटा, 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 11 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे बचा 11, 11 में से 5 6 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है ना। 5 है 10 पे, ठीक है ना, ये 5 है 10 पे, ठीक है। एक पहुँचा है, सॉरी, हाँ सही है, ठीक है। तो सबसे कम समय कौन लिया है, सबसे कम समय ये लिया है, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना। 21:55 पे, ठीक है ना। 16:45 ये है, 21:55, यानी सबसे बस 3 वाला जो ऑप्शन है वो सबसे कम समय लिया होगा, ठीक है ना।